आज का हमारा टॉपिक है क्षारकों के रासायनिक गुण। पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अम्लों के रासायनिक गुण। जिस प्रकार से हमने देखा था कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उसी तरीके से आज हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुण को देखेंगे कि अन्य पदार्थों से क्रिया करके ये किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्षारक, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एक शब्द यूज करते हैं क्षार, ठीक है, इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं बेस। तो इसी की एक कैटेगरी, इसी का एक प्रकार इधर लिखो क्षारक। आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक वगैरह या किसी अन्य बुक में क्षारक शब्द का प्रयोग करता है, आजकल क्षार शब्द का प्रयोग कम करता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्षारक होते क्या हैं। एक्चुअल में जितने भी क्षारक होते हैं सभी एक प्रकार के क्षार होते हैं, ठीक है, जितने भी क्षारक होते हैं सभी एक प्रकार के क्षार होते हैं। कैसे इनको पहचानेंगे? तो जिन क्षारों में OH ग्रुप लगा होगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा होगा, उन सभी क्षारों को हम क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। फिर से एक बार सुने कि जिन क्षारों में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी OH माइनस ग्रुप लगा होता है, ऐसे सभी क्षारों को हम लोग क्षारक कहते हैं। इसका एक मीनिंग और भी है कि क्षारक भी एक प्रकार के क्षार ही होते हैं, ठीक है ना। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्षारक नहीं कहते, जैसे धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो सिर्फ क्षार कहलाएंगे, और धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो भी क्षार है, बट उनको एक अलग कैटेगरी बना दी गई क्षारक। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्षारों की प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं जिनमें OH ग्रुप मौजूद हो, अर्थात हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुण को देखने जा रहे हैं। आई होप आपको क्षारक क्या होते हैं समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्षार जिनमें OH ग्रुप मौजूद हो। समझ में बात आ गई? तो चलिए सबसे पहला इसका हम लोग पॉइंट लेते हैं, क्षारकों की क्रिया धातुओं से। जिस प्रकार हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण पढ़े थे तो पहला पॉइंट लिए थे अम्लों की क्रिया धातुओं से, ठीक उसी तरीके से हम लोग आज क्षारकों की क्रिया धातुओं से देखेंगे। मैंने वहां पे बताया था कि जो सक्रिय धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। क्षारक जो होते हैं वो नॉर्मली धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, क्षारक जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया प्राय नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सक्रिय क्षारक, ठीक है ना, कम सक्रिय धातुओं जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, इस तरह की धातुओं से क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके क्षारक भी हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करते हैं। तो जिस प्रकार से अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, उसी तरीके से जो क्षारक होते हैं वो इस तरह के एल्युमिनियम, जिंक और टीन जैसी धातुओं से क्रिया करके लवण और ये भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। चलिए इनकी हम लोग क्रिया कराते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम धातु को लेते हैं और इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं किससे? NaOH से। साथ में हमको जब एल्युमिनियम क्रिया NaOH से कराते हैं, साथ में हमको कुछ जल की मात्रा भी चाहिए। यूं कहें कि NaOH के विलयन में एल्युमिनियम धातु को डाल देते हैं, तो हमें इधर थोड़ा सा H2O भी ले लेना है। और जब इनकी क्रिया कराएंगे तो मैंने अभी बताया है कि ये धातु में क्षारकों में से भी कौन सी गैस विस्थापित करती हैं? हाइड्रोजन गैस। और साथ में एक लवण बनेगा, तो बनेगा NaAlO2 और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। इसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये एक प्रकार का साल्ट है, अर्थात एक प्रकार का लवण है, और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपने देखा कि एल्युमिनियम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसमें OH है, अर्थात ये क्षारक है। तो ये जो एल्युमिनियम है ये NaOH क्षारक से क्रिया करके
और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिप्लेस करता है। तो प्रश्न यदि आपसे ऐसे पूछे कि क्या धातुएं जिस प्रकार अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, ठीक उसी तरीके से क्षारकों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, तो आप बताएंगे यस। लेकिन उसमें ध्यान रखेंगे कि जब भी क्षारकों से क्रिया मेटल से कराएंगे तो प्राय इन्हीं धातुओं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह की धातुओं से, यानी क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की क्रिया आप नहीं कराएंगे। उनकी क्रिया सिर्फ हम लोग अम्लों से कराते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। इधर एल्युमिनियम एक, इधर एल्युमिनियम एक, इधर सोडियम एक, इधर सोडियम एक, ऑक्सीजन इधर एक और एक दो, इधर भी ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन इधर एक और ये दो, तीन, इधर हाइड्रोजन है दो। तो ये विषम संख्या है तो इसको सम संख्या में बदल देंगे। अब हाइड्रोजन हो गया दो और दो चार, लेकिन साथ में सोडियम भी हो गया दो, तो सोडियम को दो। अब सोडियम को दो किए तो एल्युमिनियम भी दो, तो एल्युमिनियम को भी दो कर लेंगे। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, दो और एक तीन, और इधर ऑक्सीजन दो दुना के चार, तो इसको भी चार कर लेंगे। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, दो और दो दुना के चार, छह, यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं जिंक की क्रिया कराते हैं। जिंक की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसके लिए जल की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे क्रिया हो जाएगी। तो बनेगा Na2ZnO2 और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम जिंकेट। तो ये एक लवण है और साथ में आपका निकलेगा हाइड्रोजन गैस। समीकरण को बैलेंस करते हैं। जिंक एक है, जिंक एक है, सोडियम इधर एक, इधर सोडियम दो, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन हो गया दो, ऑक्सीजन दो, और हाइड्रोजन हो गया दो, तो हाइड्रोजन हो गया दो। इस तरीके से ये भी समीकरण बैलेंस हो गया। क्रिया पे ध्यान देते हैं कि जब जिंक धातु को हमने एक क्षारक से क्रिया कराई, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। अगला हम लोग ये धातु लेते हैं टीन, और टीन की क्रिया हम लोग कराते हैं किससे? NaOH से। ठीक है, आप कहेंगे सब में एक ही क्षार लिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि ये क्षारक प्राय इस तरह क्रिया कम ही प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए कुछ ही ऐसे क्षारक और कुछ ही ऐसे मेटल होते हैं जो ये क्रिया प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इनकी क्रिया ही हम लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इसी क्रिया करा लेते हैं। सेम इसी तरह कंपाउंड बनेगा Na2HNO2 और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इसका नाम हो जाएगा सोडियम स्टेनाइट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम स्टेनाइट। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम दो है, सोडियम दो कर लेंगे, बाकी सब सेम इसी तरह क्रिया है, तो ये समीकरण भी बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको क्षारकों की क्रिया धातुओं से समझ में आ गया होगा। प्रायः क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षारक होते हैं और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो आपस में क्रिया कर लेते हैं, और इनकी भी क्रिया सेम अम्लों की तरह ही होती है, क्योंकि अम्ल भी लवण और हाइड्रोजन गैस दे रहे थे और ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है क्षारकों की क्रिया धातु ऑक्साइडों से। किससे कराएंगे हम लोग? धातु ऑक्साइडों से। और उसमें भी धातु ऑक्साइड हमको इन्हीं धातुओं के प्राय ऑक्साइड भी लेने होते हैं। ठीक है ना, और बनेगा लवण प्लस साथ में बनेगा पानी। तो आइए क्रिया को देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO। मैंने कहा कि इन्हीं धातुओं के ऑक्साइड भी लेना है, और साथ में ले लेते हैं NaOH। जब इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे तो सेम इसी तरह का लवण बनेगा, और हाइड्रोजन की जगह पे, चूंकि पहले ये मेटल था, अब इसके साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन और ये इसका हाइड्रोजन मिलके H2O का भी निर्माण कर लेता है। तो वहां पे हाइड्रोजन बन रहा था लवण के साथ में, यहाँ पे लवण के साथ में जल का निर्माण होगा। तो कैसे क्रिया होगी? बनेगा Na2ZnO2 और साथ में बनेगा H2O। इसी तरीके से यदि हम एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लें Al2O3, जिसको एल्यूमिना कहा जाता है,
इसी क्रिया यदि हम करा दें किससे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बनेगा KAlO2 और साथ में बनेगा H2। समीकरणों को बैलेंस कर लेते हैं। इधर जिंक एक है, जिंक एक, सोडियम इधर एक, इधर 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ऑक्सीजन आपका हो गया 2 1 3 और इधर ऑक्सीजन 2 1 3, हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2, तो समीकरण बैलेंस है। इसको जरा देखिए, एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पोटेशियम भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 कर लेंगे। इस तरीके से अब एक बार फिर से सबको चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3 2 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 दूना के 4 1 5, पोटेशियम आपका 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो ये समीकरण भी आपका बैलेंस हो गया है। नाम इसका सेम ऐसे ही होगा, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट और इसको बोलेंगे पोटेशियम मेटाएल्यूमिनेट। तो आई होप आपको क्षारकों की क्रिया धातुओं से और क्षारकों की क्रिया धातु ऑक्साइडों से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली क्रिया पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्षारकों के अगले रासायनिक गुण को लेते हैं। तो क्षारकों का अगला रासायनिक गुण ये है कि क्षारकों की क्रिया अम्लों से। तो ये पॉइंट हम लोगों ने अम्ल वाले में भी पढ़ा था कि अम्लों की क्रिया क्षारकों से बड़ी फेमस क्रिया होती है। वहां भी मैंने बताया था कि जब अम्लों की क्रिया क्षारकों से होती है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। तो अभी हम लोग कौन सी क्रिया पढ़ने जा रहे हैं, उदासीनीकरण की क्रिया। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लिया हमने लिया है Cl और क्षार में हमने ले लिया, या क्षारक में हमने क्या ले लिया, NaOH। अब दोनों क्रिया कराएंगे तो डबल डिकम्पोजिशन होता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो बनेगा NaCl और साथ में बनता है जल, ठीक है, लवण और साथ में बनता है पानी। तो लवण और पानी, अम्ल क्षार की क्रिया के फल से लवण और पानी बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया। एक आध क्रिया और देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने अम्ल लिया H2SO4 और साथ में हमने लिया KOH, तो सेम वही क्रिया होगी, ये प्लस इसके माइनस के साथ आएगा तो बनाएगा K2SO4 और साथ में निकलेगा जल। बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम इधर 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। बाकी सबको चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2 2 4, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 4 कर लेंगे। इसके बाद सल्फर 1 है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 2 6, यहाँ पे 4 और 4 2 6। इस तरीके से समीकरण ये भी बैलेंस है। तो आप देख सकते हैं कि अम्लों की क्रिया जब क्षारकों से कराते हैं तो लवण और पानी का निर्माण होता है। उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है क्योंकि अम्ल का हाइड्रोजन आयन क्षारक के OH आयन से मिलके और जल बना लेता है। तो ये दोनों जो इनकी पहचान होती है, दोनों उदास हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। क्षारकों की क्रिया अमोनियम लवणों से। किससे, अमोनियम लवणों से। तो अमोनियम जो लवण होते हैं उनकी क्रिया क्षारकों से हम लोग कराते हैं तो 3 प्रोडक्ट हमको मिलता है, लवण, पानी प्लस साथ में एक फेमस गैस निकलती है जिसका नाम होता है अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं अमोनियम लवण किसे कहेंगे। देखिए, अमोनियम NH4 को अमोनियम कहा जाता है और जब ये साल्ट के रूप में, लवण के रूप में, उसको अमोनियम लवण बोलेंगे। तो इसके साथ Cl जोड़ दें तो ये कहलाएगा अमोनियम क्लोराइड। और चूंकि एक लवण है और इसमें अमोनियम मौजूद है तो इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम लवण। तो ये अमोनियम लवण है, क्या नाम हो जाएगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। इसका एक फेमस नाम भी है, इसको हम लोग नौसादर भी बोलते हैं। एक और अमोनियम लवण आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसे NH4 का ट्वाइस SO4, इसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट हो या अमोनियम क्लोराइड, दोनों में अमोनियम आ रहा है और ये दोनों साल्ट हैं, इसीलिए ऐसे साल्ट को हम लोग अमोनियम लवण बोलते हैं। तो इन अमोनियम लवण की क्रिया हमको क्षारकों से करानी है। तो क्या क्या बनेगा, मैं इसको सब समीकरण के रूप में लिख देता हूं। अमोनियम लवण प्लस क्षारक, तो ये बनेगा लवण
प्लस पानी और प्लस अमोनिया गैस। ये क्रिया ठीक उसी प्रकार की लग रही है जैसे हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण में पढ़े थे कि अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेटों से तो बना था लवण पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक उसी प्रकार की क्रिया ये भी है, बट वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था क्योंकि प्रोडक्ट अलग था। यहाँ पे प्रोडक्ट अलग है तो यहाँ पे अमोनिया गैस मिलेगी। चलिए इसके कुछ समीकरण लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं NH4Cl और साथ में हम ले लेते हैं क्षारक NaOH। अब दोनों क्रिया कराएंगे तो ये जो है Na इस Cl से जुड़ के बना लेगा NaCl और साथ में दो प्रोडक्ट आपको लिखा गया है H2O और साथ में बनेगा अमोनिया। इस तरीके की क्रिया होती है जब अमोनियम लवण क्रिया क्षारकों से कराई जाती है। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। इधर नाइट्रोजन आपका 1 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 1 5 है, इधर हाइड्रोजन 2 और 3 5 है, क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इस तरीके से समीकरण ये ऑलरेडी पहले से संतुलित है। एक और क्रिया ले लेते हैं NH4 ट्वाइस SO4 और साथ में इसी क्रिया हम करा देते हैं KOH से, तो बनेगा K2SO4 प्लस H2O और प्लस साथ में बनेगा अमोनिया गैस। तो इस तरीके से आप अमोनियम लवण की क्रिया क्षारकों से करा के क्या बनाएंगे, लवण पानी प्लस अमोनिया गैस। तो दो प्रोडक्ट तो आपको कॉमन है। जैसे इधर OH वाला कोई कंपाउंड मिले इधर NH4 वाला, समझ जाइएगा अमोनियम लवण क्रिया क्षारक से है, आसानी से पहचान लेंगे। तो जैसे ही ये दोनों प्रोडक्ट इधर देखेंगे अभिकारक ग्रुप में, उत्पाद ग्रुप में आपको लवण पानी अमोनिया गैस बनानी है। अब पानी और अमोनिया गैस का सूत्र तो आपको मालूम होना चाहिए, तो आप उनको लिख देंगे और शेष जो बचेगा इसमें क्षारक में मेटल होता है, तो मेटल और इस अमोनियम लवण का जो लास्ट वाला पार्ट है वो इसके साथ मिलके और लवण का निर्माण कर लेता है। तो बड़ी आसानी से आप इस क्रिया को पूर्ण भी कर सकते हैं। इस समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम इधर 1 है, इधर पोटेशियम 2 दिख रहा है, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। बाकी शेष को देखते हैं। इधर नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन इधर 4 दूना के 8 8 2 10, इधर हो गया 2 3 दूना के 6, ठीक है 6 2 8, तो इसको भी कर लेंगे। 3 दूना के 6 और 6 और 4 10। फिर से एक बार चेक करें, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 दूना के 8 2 10 और इधर हो गया 2 दूना के 4 3 दूना के 6 10। सल्फर 1 ऑक्सीजन आपका 4 और 2 6, तो 4 और 2 6 और पोटेशियम 2 पोटेशियम 2। इस तरीके से ये समीकरण भी आपका बैलेंस हो चुका है। समीकरण बैलेंस करना जरूरी होता है। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बना रखा है। यदि आपको समीकरण बैलेंस करना नहीं आता है तो वहाँ पे चैनल पे जाके आप रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करें उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर समीकरणों को आप भी बड़े आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक आध पॉइंट और बच रहा है उसको भी देख लेते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं, धातुओं के लवण से क्रिया। कुछ धातुओं के लवण का यदि जलीय विलयन बना के और उसमें क्षारकों के जलीय विलयन मिलाया जाता है तो धातुओं के ये जो लवण होते हैं वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं और वो जो अवक्षेप होता है वो हाइड्रोक्साइड के रूप में हमको मिलता है। कैसे, आइए इसको क्रिया के द्वारा समझते हैं। जैसे हम धातु के लवण का विलयन क्या लिए, CuSO4, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिए और उसमें हमने क्या क्षारक के रूप में ले लिया, NaOH। तो दोनों का जलीय विलयन मिला के, ठीक है, जैसे ही दोनों का जलीय विलयन मिलाएंगे तो ये कॉपर जो इसमें मेटल है वो इस OH के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रूप में इधर भी हो रहा है। तो बनेगा CuOH का ट्वाइस और साथ में बनेगा आपका Na2SO4 एक साल्ट मिलेगा और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का हमको क्या मिलेगा, अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ये अवक्षेपित हो जाएगा। परखनली में इसी क्रिया हम लोग करा रहे हैं तो उसके बॉटम में हमको कॉपर अवक्षेप का जो है, सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड का हमको अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप ये होते हैं जिसको उस विलयन में यदि दोबारा घोला जाए तो घुलते नहीं है। ठीक है, जैसे दूध से हम लोग पनीर निकालते हैं
तो एक बार दूध में एसिड डाल देंगे, पनीर बन जाता है, तो फिर वो पनीर उस पानी में जो शेष उसमें बचा उसमें घुलता नहीं है। तो ऐसे पदार्थ को अवक्षेप बोलते हैं। एक क्रिया चाहें तो आप और ले सकते हैं, जैसे FeCl3, और इसकी क्रिया हमने करा दिया मान लीजिए KOH से, तो बनेगा ये जो Fe है इस OH से क्रिया करके बना लेगा FeOH का थ्राइस, और साथ में बनेगा आपका KCl। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमको अवक्षेप प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि यदि कुछ धातुओं के लवण की क्रिया हम लोग क्षारकों से कराएं तो उन धातुओं के हाइड्रोक्साइड का हमको क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण की क्रिया होती है। ठीक है, समीकरणों को बैलेंस करना हो तो कर सकते हैं, कॉपर 1 सल्फर 1 सोडियम इधर 1 उधर सोडियम 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन चेक करते हैं 4 2 6, इधर आप चेक करते हैं 2 और ये 4 6। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं 2, तो इधर हाइड्रोजन 2, समीकरण ये बैलेंस हो गया। इसी तरीके से इधर Fe यानी लोहा 1 है, इधर भी लोहा 1 है, क्लोरीन इधर 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर इधर पोटेशियम 3 हो गया, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी को चेक करते हैं, ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन आपका 3 तो हाइड्रोजन 3। इस तरीके से ये समीकरण भी बैलेंस हो गया है। तो आई होप आपको क्षारकों की क्रिया विभिन्न प्रकार के यौगिकों से या विभिन्न प्रकार के तत्वों से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्षारक विभिन्न तत्वों या विभिन्न यौगिकों से क्रिया कर और कैसे पदार्थों का निर्माण करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।